फिल्म की शुरुआत में दो जेनेटिक इंजीनियर घटनास्थल पर आते हैं। वे विवाहित थे। पति का नाम क्लाइव था जबकि पत्नी का नाम एल्सा था। दरअसल वे दोनों जेनेटिक इंजीनियर थे, ऐसे इंजीनियर जो प्रयोग करते हुए नए जीवों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है वे दो प्राणियों के डीएनए को पार करते हुए नए जानवर या प्राणी का निर्माण कर सकते हैं। वे एक दवा कंपनी के लिए काम करते थे और कंपनी का नाम न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट था। और क्लाइव और एल्सा दोनों का काम पहले दो जानवरों के डीएनए को मिलाना था जो एक नया जानवर बनाता है, और वे जानवर के प्रोटीन द्वारा विभिन्न बीमारियों की दवा बनाते थे। उन्होंने वर्तमान में एक नए प्रकार का जानवर भी बनाया था जो पुरुष था और यूनिक लुक वाला था, और उन्होंने पहले भी इसी जानवर को बनाया है जो महिला थी। अब वे दोनों जानवरों को एक दूसरे के सामने लाते हैं और दोनों जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से मिलते हैं। दरअसल दोनों जानवर एक दूसरे की मौजूदगी में अच्छा महसूस कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनका प्रयोग सफल रहा था। इसे देखते हुए वे दोनों कंपनी के प्रमुख के पास चले जाते हैं। वे उसे बताते हैं, हमने कई जानवरों के डीएनए को मिलाते हुए इस नए प्रकार के जानवर को बनाया है और हम इस प्रोटीन के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की दवा बना सकते हैं। और हमने इसके साथ ही एक नई तकनीक भी ईजाद की है कि हम जानवर और मानव के डीएनए को पार करते हुए एक संकर उत्पन्न कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि हम विभिन्न बीमारियों की दवा बना सकते हैं। उनका सिर बताता है कि कंपनी संतुष्ट है कि आपके द्वारा क्या प्रयोग किया गया है, और पशु और मानव के डीएनए को मिलाने का आपका बयान कंपनी प्रबंधन अभी इसके लिए सहमति नहीं देगा, और कंपनी आपके बनाए गए जानवरों के प्रोटीन से दवा बनाने के बारे में सोचती है। इसलिए यह दवा बनाने शोध की प्रक्रिया को रोकने पर केंद्रित होगा। क्लाइव और एल्सा का कहना है कि अगर हम पहल नहीं करते हैं तो अन्य इसे शुरू करेंगे। मुखिया कहता है, हमने कब कहा कि हम इसकी पहल नहीं करेंगे? हम निश्चित रूप से इसे शुरू करेंगे, लेकिन हम उन्हें बनाने के बाद दवाओं का विपणन शुरू कर देंगे। फिर आपके प्रोजेक्ट पर फोकस किया जाएगा। इसलिए वह दोनों को मना करती है। वे दोनों इस पर निराश है क्योंकि वे दोनों जेनेटिक इंजीनियर थे जो जानवरों के प्रोटीन के माध्यम से दवा बनाने के लिए एक कंपनी के लिए सेवा नहीं कर सकता था। इसलिए वे गुप्त रूप से अपना प्रयोग जारी रखने की योजना बना रहे हैं। इसलिए वे अपने काम के लिए पहल करते हैं, लेकिन उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला मानव के डीएनए की आवश्यकता थी। तो एल्सा क्लाइव के लिए किसी का डीएनए लाता है। क्लाइव पूछता है, यह डीएनए किसका है? एल्सा बताता है, यह डीएनए एक अजनबी का है, और वे मानव डीएनए और उनके बनाए गए प्राणी के डीएनए पर प्रयोग करते हैं। वे कठिन संघर्ष करते हैं लेकिन असल रहते हैं। इस वजह से वे चिंतित हो जाते हैं। एक दिन एल्सा एक और डीएनए लाता है। वह बताती है कि यह सही डीएनए है, इसलिए हम इस डीएनए पर प्रयोग करेंगे। फिर वे मानव डीएनए और जानवरों के डीएनए पर प्रयोग करते हैं। एक बड़े संघर्ष के बाद उनका प्रयोग आगे बढ़ता दिख रहा था। इसका मतलब है कि मानव और जानवर के डीएनए एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। अब उनके पास एक अद्वितीय डीएनए था जिसे मानव और पशु डीएनए के मिश्रण से बनाया गया था। क्लाइव अपने शोध को जारी नहीं रखना चाहता था क्योंकि यह अवैध था, लेकिन एल्सा का विपरीत दृष्टिकोण था। वह इस शोध को जारी रखना चाहती थी, इसलिए वह उस डीएनए को लेते हुए प्रयोगशाला में चली जाती है। उस कमरे में एक मशीन थी जो इसमें डीएनए डालने के बाद जानवरों और इंसानों को पैदा करने लगा। इसका मतलब है कोई भी जानवर उस मशीन में बढ़ता रहा। फिर एल्सा उस डीएनए को उस मशीन में डाल देता है। क्लाइव एल्सा को चेतावनी देता है, यह कानूनी नहीं है जो हम कर रहे हैं, किसी को पैदा करना और फिर उसे मार डालना। एल्सा कहता है कि इस दुनिया में प्रतिदिन कई लोग अपना जीवन खो देते हैं, और हमारे प्रयोगों के कारण किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है। इसलिए क्लाइव एल्सा से सहमत है और वे अपना प्रयोग जारी रखते हैं। लेकिन चौंकाने वाला तथ्य यह है, अपेक्षित बच्चा जिसे मशीन में धीरे धीरे बढ़ना था, यह तेजी से बढ़ रहा था। वे जानते हैं कि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन उस प्रयोगशाला का अलार्म शाम को बजता है। वहां जाकर वे जानते हैं कि बच्चा पूरी तरह से विकसित हो गया था। इसका मतलब है कि वह मशीन से बाहर आने के लिए पूरी तरह से विकसित हो गया है। इसलिए वे इसे बाहर निकालते हैं, जो अजीब लग रहा था। क्लाइव इस जीव को मारना चाहता था, ऐसा कहते हैं। हमें अभी यह कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यह संभव है कि हम पूरी तरह से एक प्राणी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन क्लाइव एल्सा से सहमत नहीं है, इसलिए वे उस स्थान पर चले जाते हैं जहां वह प्राणी मौजूद था, क्योंकि वे इसे खत्म करने के लिए तरस रहे थे। वहां जाकर उन्हें पता चलता है क्योंकि यह पहले ही मर चुका है। तो क्लाइव वहां से चला जाता है और एल्सा कहते हैं, यह अब खतरे से बाहर है। तो एल्सा उस बॉक्स को खोलता है और जांच करते समय वह जानती है कि कोई बच्चा या प्राणी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक त्वचा है। इसका अर्थ है उस त्वचा से एक प्राणी निकला है जो उस समय प्रयोगशाला में है। फिर उस रहस्यमयी जीव को दिखाया जाता है जिसके 2 पैर हैं। क्लाइव उस प्राणी पर एक नजर डालता है। वह एल्सा से कहता है, तुरंत बाहर आओ।
मैं जहरीली गैस छोड़ रहा हूँ। लेकिन एल्सा क्लाइव के शब्दों का पालन नहीं करता है और वह उस प्राणी से कहती है, मैं किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डरो मत। यह सुनकर वह रहस्यमय प्राणी बिना किसी डर के एल्सा के करीब आता है। लेकिन क्लाइव पीछे की ओर से एक रॉड पकड़े हुए वहां पहुंचता है। उसे देखकर वह जीव क्रोध से भर जाता है। फिर क्लाइव और एल्सा उस जगह को छोड़ देते हैं। क्लाइव एल्सा से कहता है, मैं जहरीली गैस छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इस जीव को जीने नहीं देना चाहता, मैं इसे मारना चाहता हूँ। एल्सा उस पर कहता है, हम बस इसे बेहोश कर देंगे क्योंकि मैं अपने प्राणी का निरीक्षण करना चाहता हूँ। इसलिए वे इसे बाहर निकालते हैं और निरीक्षण करना शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यह जीव वास्तव में एक महिला है जो तेजी से बढ़ रहा है और एक समय आएगा जब यह अपने पूर्ण विकास के बाद मर जाएगा। इसका मतलब है इसका जीवन काल छोटा है और वह जीव धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके हाथ पैर बड़े होते हैं और इसके दिमाग का भी विकास होता है और एल्सा भावनात्मक रूप से इसके साथ जुड़ रहा था। वह इसे खिलाती है और कार्रवाई के विभिन्न तरीकों को सिखाती है। एक दिन एल्सा उस प्राणी को कई वर्णमाला खिलौना सौंपता है और एल्सा उससे कहता है, इन वर्णों को इस तरह से व्यवस्थित करे कि मेरा नाम लिखा जा सके। लेकिन वह प्राणी NARD बताता है। यह इस कंपनी का नाम था क्योंकि इसने एल्सा की शर्ट पर उन वर्तनी को देखा था। इसे देखते हुए एल्सा बहुत उत्साहित है क्योंकि वह अब चीजों को समझ रहा था। फिर क्लाइव वहां आता है जो इस प्राणी को कभी पसंद नहीं करता था। वह पूछता है, इस जीव को बाहर कौन लाया? इसे अंदर रखो और इसकी पूंछ को भी ढकना चाहिए। वास्तव में उस प्राणी की एक लंबी पूंछ थी। एल्सा क्लाइव से कहता है, इसे जानवर मत कहो। क्लाइव कहते हैं, मुझे इसे क्यों कहना चाहिए? वह कहती है, ड्रेन कहो क्योंकि इसने हाल ही में NARD शब्द की व्याख्या की है जो ड्रेन है यदि इसे उलट दिया जाता है। एक दिन क्लाइव का भाई भी ड्रेन की झलक दिखाता है और ड्रेन की वास्तविकता उसके सामने उजागर होती है। वे फार्म हाउस में ड्रेन भेजते हैं क्योंकि वे इसे वहां नहीं रख सकते थे। अब जब समय आ रहा है जब क्लाइव और एल्सा को कंपनी के प्रमुख के सामने खुद का प्रतिनिधित्व करना था। प्रस्तुति उनके द्वारा पहले बनाए गए प्राणियों पर थी। जब वे प्रस्तुति के लिए कंपनी के प्रमुख के सामने दोनों प्राणियों को लाते हैं, फिर दोनों जीव एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वे इस लड़ाई के दौरान मर चुके हैं और वे इस घटना के कारण निराश हैं। फिर उन्हें उन लोगों की लड़ाई के पीछे तर्क मिलता है। तब उन्हें पता चलता है कि मादा प्राणी ने अपना लिंग बदलते हुए स्वयं नर में परिवर्तित कर दिया था क्योंकि उस जीव में एक जानवर का DNA था जो खुद को परिवर्तित करने के बाद उनका लिंग बदल सकता था। क्लाइव और एल्सा ने इसका पता नहीं लगाया क्योंकि वे अपने एक और प्रयोगात्मक विषय ड्रेन के साथ शामिल थे और उन्होंने उन्हें शामिल नहीं होने दिया। ड्रेन जो बड़ा हो गया है और एल्सा इसे एक बच्चा मानते हुए इससे निपटता था। वह प्यार करते हुए सब कुछ सिखाती है। एक दिन ड्रेन जंगल में भाग जाता है। जब क्लाइव और एल्सा इसे खोजने के लिए जाते हैं तो वे देखते हैं कि ड्रेन ने एक खरगोश को समाप्त कर दिया है और यह इसे खा रहा है। उसके बाद वे इसे घर पर ले आते हैं। ड्रेन भोजन नहीं लेता है जब एल्सा इसे प्रदान करता है, लेकिन इसमें कहा गया है, मैं इस बोरिंग जगह की वजह से तंग आ गया हूँ। वह बोलते समय इसे व्यक्त नहीं करती है, लेकिन वह उन वर्णमालाओं का उपयोग करके थकाऊ बताती है कि मैं यहाँ बहुत बोरियत महसूस कर रहा हूँ। फिर वह छत को फाड़ते हुए ऊपर जाती है। फिर एल्सा और क्लाइव भी इसके बाद जाते हैं। वे देखते हैं कि ड्रेन ने पंख उग लिए हैं और यह लगभग उड़ने के लिए है। क्लाइव इसके लिए कहता है, बंद करो, हमारे मन में आपके लिए स्नेह है, हमें आपकी जरूरत है, हम आपको रखेंगे। यह सुनकर ड्रेन के पंख उसके शरीर में सिकुड़ जाते हैं। ड्रेन का दिमाग अब तेज बुद्धि था। इसने चीजों को समझना शुरू कर दिया था, अच्छे और बुरे के साथ भेदभाव किया था। एक बार ड्रेन एक बिल्ली पाता है, लेकिन एल्सा इसे इससे दूर ले जाता है क्योंकि एल्सा को डर था कि ड्रेन उस बिल्ली को नहीं मार सकता है। फिर समय बीतने के साथ दृश्य पर एक आश्चर्यजनक तथ्य आता है। वह ड्रेन क्लाइव में रुचि ले रहा था। फिर क्लाइव को पता चलता है कि ड्रेन में मानव DNA डाला गया है। यह किसी और का नहीं था बल्कि एल्सा से संबंधित था। क्लाइव इस कृत्य के कारण एल्सा से नाराज हो जाता है। वह उससे कहता है, तुमने बुरा व्यवहार किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। समय बीतने के साथ एल्सा का प्यार ड्रेन के लिए कम होता जा रहा था, तो एल्सा उस बिल्ली को ड्रेन को सौंप देता है। एक नुकीली पूंछ होने के कारण ड्रेन बिल्ली की गर्दन में अपनी पूंछ को चुभाते हुए उस बिल्ली को मारता है। एल्सा इसे देखकर अपना आपा खो देती है और वह ड्रेन को थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारे जाने पर ड्रेन एल्सा पर टूट पड़ता है। एल्सा की गर्दन में चाबी लेकर यह दरवाजा खोलता है और वहां से चला जाता है। उनके सामने ड्रेन के तथ्य सामने आ रहे थे। फिर यह देखा जाता है कि एल्सा उस प्रोटीन को निकालने में सफल रहा था जो कंपनी द्वारा उसके लिए सौंपा गया कार्य था। एक दिन क्लाइव अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक फुटेज देख रहा है कि ड्रेन कहाँ है। ड्रेन उस समय पानी में है। अब क्लाइव ने भी ड्रेन में रुचि लेना शुरू कर दिया था और वह अपने लैपटॉप की स्क्रीन को छूता है। इसके विपरीत ड्रेन भी कैमरे को छूता है।
इसका मतलब है यह क्लाइव के हाथ को छूता है, क्योंकि वह जानती थी कि क्लाइव उस पर एक नजर डाल रहा है। इसे देखकर क्लाइव हैरान रह जाता है। फिर देखा जाता है कि क्लाइव उस जगह पर आया है, फार्म हाउस जहां ड्रेन रह रहा था। क्लाइव एल्सा के बिना वहां अकेले आया था। क्लाइव ड्रेन कहता है, लेकिन वह इसकी दृष्टि को पकड़ नहीं पाता है। ट्यूरिंग क्लाइव को अपनी पीठ पर खड़े ड्रेन मिलता है। फिर ड्रेन उसके पास आते समय क्लाइव से कहता है, मेरे पास आपके लिए भावनाएं हैं। क्लाइव उस पर कहता है, नहीं, यह गलत है। अब क्लाइव के पास ड्रेन के लिए भी भावनाएं थी, इसलिए वह उन्हें छिपाने में असमर्थ है। उसी समय एल्सा वहां आता है। जब वह एक साथ उनका सामना करती है तो उसे जघन्य महसूस होता है, इसलिए वह गुस्से में वहां से चली जाती है। ड्रेन की पूंछ को इंगित किया गया था, जो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है, इसलिए एल्सा अपनी पूंछ काटता है और वह बहुत दुखी है। यहाँ दोनों अपनी गलती पर पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्राणी को नहीं बनाना चाहिए था। एल्सा कहते हैं, मैंने वह प्रोटीन बनाया है जो कंपनी द्वारा आवश्यक था, और यह ड्रेन के शरीर में है, बड़ी मात्रा में। अब वे दोनों ड्रेन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। ड्रेन पर जाते हुए वे देखते हैं कि ड्रेन पहले से ही मरने के करीब है। पहली नजर में ड्रेन मर जाता है, क्योंकि यह ज्ञान में है कि इसका जीवन काल सीमित था। वे इसकी मृत्यु के बाद इसे पास के स्थान पर दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्लाइव का भाई वहां पहुंचता है। क्लाइव के भाई के साथ एक और कर्मचारी था, और क्लाइव का भाई भी उसी कंपनी की सेवा करता था। क्लाइव का भाई कहता है, मुझे पता है कि तुम दोनों ने एक प्राणी बनाया है। यह मनुष्यों की तरह दिखता है, क्योंकि कंपनी को आपके द्वारा प्रदान किए गए प्रोटीन में मानव डीएनए भी है। अब मैं आपके बनाए हुए प्राणी की झलक देखना चाहता हूँ। वे बताते हैं, यह मर चुका है, यहाँ तक कि हमने भी इसे दफनाया है। तभी किसी की जोर से चीख सुनाई देती है, और यह आवाज उस दिशा से आ रही थी जहां उन्होंने ड्रेन को दफनाया था। इसलिए वे जल्दी से उस दिशा की ओर भागते हैं। वे देखते हैं कि ड्रेन अपने दफन स्थान पर नहीं है, इसके बजाय वह छत पर खड़ा था। इसका मतलब है कि यह पुनर्जीवित हो गया था। यह शक्तिशाली लग रहा था और खतरनाक भी। इसके पंख भी बढ़ गए हैं और पूंछ भी पुनरुत्पादित हो गई है, क्योंकि इसे एल्सा द्वारा काट दिया गया था। फिर ड्रेन उस समय उन पर हमला करता है, और यह क्लाइव के भाई और उसके साथ के कर्मचारी को मौत के घाट उतार देता है, और क्लाइव इस विवाद के दौरान अपनी चेतना खो देता है। फिर ड्रेन एल्सा को पकड़ता है, उसके पास आता है। यहाँ पता चला है कि ड्रेन ने अपना लिंग भी बदल लिया था, क्योंकि इसमें उस जानवर का डीएनए होता है जो अपना लिंग बदलते हुए खुद को बदल सकता है। पुरुष में परिवर्तित होकर यह एल्सा में आया, लेकिन क्लाइव लकड़ी के एक टुकड़े को ड्रेन में धकेलता है जो पीछे की तरफ से आता है। नतीजतन ड्रेन घायल हो जाता है, इसलिए यह एल्सा छोड़ देता है। बाद में यह लकड़ी के उस टुकड़े को खींचने के बाद क्लाइव पर हमला करता है। फिर एल्सा ड्रेन पर एक पत्थर फेंकता है, इसे उठाता है। फिर एल्सा फिर से उस पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वह तुरंत रुक जाता है और वह सोचना शुरू कर देता है, हम इसे अपने उन्हीं हाथों से खत्म कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है। एल्सा भी यही सोचता है, इसमें मेरा डीएनए भी है। मौका पाकर ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव को मारता है। एल्सा फिर से ड्रेन को निशाना बनाता है, एक पत्थर फेंकता है। अंत में ड्रेन समाप्त हो गया है। इसके बाद एल्सा और उसके सिर को दिखाया जाता है। यह देखा गया है कि एल्सा एक बच्चे की उम्मीद कर रहा है, और यह है कि लिंग के रूपांतरण के कारण बच्चा ड्रेन से संबंधित था। एल्सा के प्रमुख बताते हैं, आपके प्रदान किए गए प्रोटीन ने कंपनी को लाभ पहुंचाया था। अब कंपनी इस शोध को आगे बढ़ाना चाहती है, और एल्सा का अपेक्षित बच्चा इस शोध को आगे बढ़ाने का स्रोत था। अब एल्सा ने जोखिम लेने और अपने पति को खोने के बाद इस कंपनी के लिए कठिन संघर्ष किया, इसलिए कंपनी एल्सा को एक बड़ा भुगतान प्रदान करती है। एक आनुवंशिक इंजीनियर होने के नाते एल्सा इस शोध को अनिच्छा से आगे बढ़ाना चाहता था, और फिल्म भी इसी सीन पर खत्म